गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र और छात्राएं ध्यान दें कि मैं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ जो पढ़ा रही थी उसी के आगे का पाठ पढ़ाने जा रही हूं, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। आज आपका पाठ समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतरण है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। लेखक कहता है कि भगवान बुद्ध ने जब कामदेव पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, काम पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, तो बैरागियों की एक पलटन खड़ी हो गई। असल में लेखक कहता है मार मदन का ही नामांतरण है। मार माने कामदेव और मदन माने कामदेव। कामदेव का ही नामांतरण, मदन का ही नामांतरण मार भी है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। लेखक कहता है पता नहीं कब परिवर्तन हुआ कि यक्षों के प्रमुख देवता इस वैराग्य धर्म में घुस गए और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए और वे बोधिसत्वों के सिरमौर बन गए। और फिर परिवर्तन हुआ कि फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हो गया। फिर वज्रयान नामक संप्रदाय प्रारंभ हो गया। इसमें बौद्धों के दो संप्रदाय बने, वज्रयान और हीनयान। तो वज्रयान में स्त्रियों का प्रवेश हो गया, और जब स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो उनमें कामदेव ने अपना स्थान प्रारंभ कर लिया। काम की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो गई। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। यह एक अजीब सी आंधी थी, एक अजीब सा परिवर्तन था। इस परिवर्तन में बौद्ध बह गए, शैव बह गए और शाक्त बह गए। बौद्धों के प्रभाव भी कम हो गया, शैवों का भी और शाक्तों का भी। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगस्य भोगस्य करस्त एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। उन दिनों श्री सुंदरी से युक्त योग और भोग की योग और भोग की प्रणाली प्रतिष्ठित हो गई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अविचार में सहायता की। काव्य और शिल्प के मोहक जो अशोक थे, उस गुप्त काल में जो अशोक का प्रभाव था, अशोक के प्रभाव के कारण सामंती सभ्यता का प्रचलन हुआ था। उसी प्रकार का साहित्य भी लिखा गया था जिसने इस योग और भोग की महिमा को फैलाने में सहायता प्रदान की। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था। यह भी कठिनता से दमन होने वाला एक परिणाम, दुर्दम माने कठिनता से दमन करने वाला एक अभियान था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई है। अशोक स्तवक का लेखक कहता है कि कौन बताएगा कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तवक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणाति की परंपरा को ढोए जा रहा है। इस विचित्र परिणाति की परंपरा को ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल। बच्चों आगे ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान से देखिएगा। लेखक कहता है मगर उदास होना बेकार है। लेखक कहता है कि अगर हम ये सोचकर उदास हों कि अशोक की वृक्ष की कितनी प्रतिष्ठा थी और अब जीवन में इसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, तो उदास होना बेकार है, व्यर्थ है। उसकी उदासी और व्याकुलता, व्यक्ति की उदासी व्याकुलता उन परिस्थितियों को देखकर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। यदि हम उदास हों तो हमारा उदास होना बेकार है। अशोक आज भी मौज में है। लेखक कहता है अशोक तो आज भी उसी मस्ती में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। वे तो आज भी उसी मस्ती में हैं जैसे 2000 वर्ष पहले कालिदास के समय में जब वह समाज द्वारा सम्मानित था, तब भी वैसा ही प्रसन्नचित था, और आज उसका समाज में अनादर है तो भी वह वैसा ही प्रसन्नचित है। लेखक कहता है
कि किसी चीज़ में कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कहीं भी तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, सब ऐसा ही है। बदला क्या था? बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। लेखक कहता है कि किसी भी चीज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी विकार नहीं हुआ, न उसमें कोई परिवर्तन हुआ, पर परिवर्तन तो मनुष्य की मनोवृत्ति, उसकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ है कि उसकी विचारधारा बदली तो फिर अशोक का महत्व समाप्त हुआ और वह आगे को बढ़ा। लेखक आगे कहता है, यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। अगर लेखक कहता है यदि मनुष्य की मनोवृत्ति परिवर्तन हुए बिना यदि आगे नहीं बदलती तो शायद यह भी नहीं बदलती। यदि मनुष्य की मनोवृत्ति बदले बिना ही सब आगे बढ़ जाते तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह नहीं बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष प्रारंभ हो जाता। यदि मनुष्य की सोच में परिवर्तन नहीं होता और व्यावसायिक युग प्रारंभ हो जाता, मशीन का रथ घर चल पड़ता और मशीन का युग प्रारंभ हो जाता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बढ़ता, मशीनी युग प्रारंभ हो जाता। और यदि मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं बदलती, वैसे ही आगे बढ़ जाते तो मशीन युग प्रारंभ हो जाता, व्यावसायिक युग प्रारंभ हो जाता तो बहुत बुरा होता, क्योंकि मुट्ठी भर लोग जो मशीन चलाने में कुशल होते वही संपन्न होते, शेष पूर्ण समाज दीनहीन अवस्था में हो जाता। लेखक आगे कहता, अगर ऐसा होता तो बहुत बुरा होता, हम पिस जाते, हम उसमें सब पूरा समाज उसमें पिस जाता। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, ये बहुत अच्छा हुआ जो मनुष्य की मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई। पूरी कहाँ बदली? लेखक कहता है कि लेकिन अभी वह पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुई, उसमें और बदलाव की आवश्यकता है। पर बदल तो रही है, परंतु उसमें परिवर्तन तो हो रहा है। अशोक फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, अशोक तो उसी मस्ती में प्रसन्न है जैसे वह पहले था वैसे आज भी है। पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है, पुराने सोच रखने वाला व्यक्ति जरूर इसको देखकर उदास हो जाता है। वह अपने को पंडित समझता, लेखक कहता है वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है। लेखक आगे कहता है कि वह अपने आप को पंडित समझता, लेकिन पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। लेखक के अनुसार अगर वह अपने आप को विद्वान समझता है और वह सोचता है कि जो वह सोच रहा है वही ठीक है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, तो वह एक बोझ के समान होती। इस प्रकार का ज्ञान समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा उसमें और उलझन पैदा करता। वह जितनी ही बोझिल होती उतनी ही तेजी से उसका अस्तित्व भी समाप्त होता है, वो उतनी जल्दी से ही मनुष्य को का पतन कर देती है, उसके जीवन को डुबो देती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। लेखक कहता है कि जब वह व्यक्ति का जीवन व्यवहारिक जीवन का अंग हो जाए, वह विद्वता उसके जीवन का अंग बन जाए तो व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है, जो किसी भी प्रकार की परेशानी को उत्पन्न नहीं करता, उसके मन में किसी भी परेशानी का अनुभव नहीं होता और ना ही उसके मन में किसी बात का बोझ रहता। तब वह बोझ नहीं रहती, तब उसमें किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहता और जीवन सहज और सरल हो जाता है। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती और वह हमको उदासी भी प्रदान नहीं करती और हमारे जीवन के उल्लास का साधन बनती है। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेखक कहता है कि अशोक का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। कहाँ? अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा।
कितनी मस्ती में झूम रहा है। वह कितनी मस्ती में झूम रहा है, वह बेपरवाह है। जैसे वह पहले प्रसन्नचित्त रहता था, वैसे परिवर्तन के बाद भी वह अपनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से। कालिदास ने अपने ढंग से इस अशोक के आनंद को प्राप्त किया था। और आगे लेखक कहता है कि मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, अपने तरीके से, अपने ढंग से मैं भी इसके आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ। और इसलिए हम सबको अपने ही ढंग से हर परिस्थिति में आनंद उठाना चाहिए। उदास होना बेकार है। कठिनाई को देखकर उदास होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, ये पाठ आज आपका समाप्त हो गया। अब मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर दे रही हूँ। पैराग्राफ से संबंधित ऊपर प्रश्न उत्तर है, नीचे जो है आपके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन और साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तर है, जिसे आपको करना है। देखिए बच्चों, आज जो है हम आपको प्रश्न उत्तर बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न का गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है लेखक की दृष्टि में उदास होना क्यों बेकार है। चौथा प्रश्न है अशोक आज भी मौज में क्यों है। पांचवा प्रश्न है पुराने चित्त वाला किसे देखकर उदास होता है। छठवां प्रश्न है कालिदास किसका रस ले सके थे। अब आपके जीवन वृत्त से, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन वृत्त से और साहित्यिक दृश्य से और रचनाओं से संबंधित प्रश्न है, जिसे आपको देखना है। पहला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक थे। दूसरा प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी लिट की उपाधि कब और किसके द्वारा प्राप्त हुई थी। चौथा प्रश्न है 20 अगस्त 1907 को किसका जन्म हुआ था। पांचवा प्रश्न है दुबे का छपरा किसका जन्म स्थान है। कबीर आलोचना ग्रंथ के रचयिता बताइए। अगला प्रश्न है विश्व परिचय रचना कौन सी विधा है। आठवां प्रश्न है पाप और प्रकाश साहित्य सहचर साहित्य का मर्म कबीर निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। नौवां प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। 10वां प्रश्न है भारत सरकार ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपाधि से विभूषित किया था। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में देना है। पाठ समाप्त हुआ। अब अगला आपको अगले दिन से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।